नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल्स में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के कॉमिंग सेक्टर में ऊंचाई पर स्थित एवलांच में फंसे 7 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। भारतीय सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी है। सेना ने बताया कि 7 जवानों का शव एवलांच स्थल से निकाल लिया गया है। दरअसल 6 फरवरी को कॉमिंग सेक्टर में ऊंचाई पर स्थित इलाके में एवलांच होने से उसमें भारतीय सेना के कम से कम 7 कर्मी फंस गए थे। दोस्तों, हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन सब की आत्मा को शांति दे। HAL और DRDO तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के एक नए कॉन्फ़िगरेशन पर काम कर रहे हैं, जो कि एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट होगा, जिसे कि बाद में इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा। और HAL ने प्राइवेट सेक्टर फर्म्स के लिए भी टेंडर जारी किया है नए मॉकअप मॉडल के लिए, जिसके तहत वो इसको डेवलप करेंगी और ये एक नए कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तैयार किया जाएगा और इसका इस्तेमाल विंड टनल टेस्टिंग के लिए भी किया जाएगा। और ये DRDO के द्वारा बनाए गए मॉडिफाइड एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड से भी लैस होगा। और इसकी खास बात ये होगी कि इसमें गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही इसमें डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी भी होगी और इसका नोज रेडॉम और एयर स्कोप प्रोजेक्शन मॉडिफाइड एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड के साथ इसके सुपरसोनिक ड्रैग को भी कम करेगा। इस नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले तेजस फाइटर जेट में रुद्रम 1 न्यू जनरेशन एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल लगी होगी, जो कि एक लंबी दूरी से दुश्मन के एयर डिफेंस, उनके सर्विलांस सिस्टम, उनके रडार ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म कर सकती है। दोस्तों, HAL और DRDO इस बात से पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट वाले जो फाइटर जेट्स हैं, इन्हीं का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाएगा और इसीलिए चाइना अपने इसी तरीके के वेरिएंट्स को विकसित कर रहा है। DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर UCAV के तीसरे एयरफ्रेम के लिए बिड जारी की है। आपको बता दें कि पहला और दूसरा एयरफ्रेम अपने हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल को पूरा कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि ये दोनों वेरिएंट एयरफोर्स वाले वेरिएंट थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये जो तीसरा एयरफ्रेम है वो भारतीय नौसेना के कॉन्फ़िगरेशन के लिए हो सकता है। और बीच में कुछ रिपोर्टें भी आई थी जिसमें कि भारतीय नौसेना की टीम ऑटोनॉमस स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियर व्हीकल की टीम के साथ मिलकर काम भी कर रही है और एक कैरियर बेस्ड ऑटोनॉमस स्टेल्थी UCAV भारतीय नौसेना को भी इसकी जरूरत है। दोस्तों, स्विफ्ट UCAV जो कि एक बहुत शक्तिशाली फाइटर होने वाला है और ये स्टील्थ क्षमता के साथ 350 किलोग्राम का पेलोड अपने साथ ले जा सकता है। स्विफ्ट और घातक की तुलना में सस्ता भी होगा, मतलब बड़ी संख्या में इसे हासिल किया जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने नक्सल विरोधी बल ग्रे हाउंड के साथ प्रशिक्षण शुरू किया है। ग्रे हाउंड जो कि भारत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस विभागों की एक स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट है। ग्रे हाउंड नक्सलियों और माओवादी आतंकियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियानों में माहिर होते हैं। बताया जा रहा है कि NSG कमांडो के एक समूह को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये पहली बार है कि जब NSG को एक विशेष नक्सल विरोधी बल द्वारा नक्सल विरोधी अभियानों में ठीक से प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने इस तरीके का प्रशिक्षण देने के लिए 2013 में एक योजना पर चर्चा की थी, लेकिन इसे कभी क्रियान्वित नहीं किया गया। प्रशिक्षण शुरू हुए लगभग 6 हफ्ते हो चुके हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक जिस टीम को प्रशिक्षित किया गया है उसका इस्तेमाल रूटीन ऑपरेशनल के लिए नहीं बल्कि स्पेशल ऑपरेशन के लिए किया जाएगा। टीम ग्रे हाउंड से नक्सलियों से निपटने का हुनर सीख रही है और दिन और रात की गतिविधियों में अपने ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। ये विशेष अभियानों के मामले में बलों की मदद करेगा। HAL ने इंडियन एयरफोर्स के कैट्स वॉरियर ऑटोनॉमस स्टेल्थी अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रोग्राम पर काम करना शुरू कर दिया है। अब जो नई खबर आई है उसमें बताया जा रहा है कि कैट्स वॉरियर सिस्टम की गहराई से विंड टनल टेस्ट शुरू हो चुके हैं और ये प्रोग्राम अपने ट्रैक पर है और वॉरियर ड्रोन्स के एयरफोर्स वाले वेरिएंट 2024 तक भी तैयार हो जाएंगे। यही नहीं, HAL आर्मी वेरिएंट को भी बना रही है जो अलग अलग हथियारों को ले जा सकता है। दोस्तों, अगर 2024 तक कैट्स वॉरियर प्रोग्राम तैयार हो जाता है तो ये इंडियन एयरफोर्स की क्षमताओं के लिए एक बहुत बड़ा बढ़ावा भी होगा। दोस्तों, F-18 सुपर हॉर्नेट अपनी इसकी जंप क्षमता को दिखाने के लिए तैयार है और वो भारतीय नेवी के शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी INS हांसा गोवा में अपना डेमोन्स्ट्रेशन देगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया है कि बोइंग और भारतीय नौसेना के बीच डील हो सकती है और F-18 एक टॉप कंटेंडर बना हुआ है। $4.6 बिलियन के तहत 26 कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स खरीदे जाने हैं और रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बोइंग को एक बड़ी बढ़त मिल सकती है क्योंकि अब इसमें अपग्रेडेड F414 जो इंजन है वो अपने एनहांसमेंट के साथ इसमें लगाया जाएगा, जो 116 से 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है और एक पावरफुल इंजन इसकी पेलोड की जो सीमित क्षमता होती है उसको भी बढ़ा देगा। हालांकि F-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में अटकलें इसलिए भी ज्यादा लग रही हैं क्योंकि भारत ने अभी हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक को चुना है 99 F414 इंजन के लिए, जिसे कि आने वाले तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट में लगाया जाएगा। हालांकि दोस्तों वैसे तो राफेल M ज्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो है इसके नॉन विंग फोल्डिंग,
जिसका अपना नुकसान भी है और फायदा भी है। लेकिन राफेल एम और ज्यादा तकनीकी रूप से उन्नत है F-18 सुपर हॉर्नेट के मुकाबले। यही नहीं, राफेल एम भी परमाणु सक्षम फाइटर जेट है। HAL ने डॉर्नियर 228 पर 12 mm के गन पॉड सिस्टम को इंटीग्रेटेड किया है और ये सभी 150 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट में पहले से मौजूद 7.62 मशीन गन को बदलेगा और इससे भारत की सर्विलांस और टेरिटोरियल जो क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जैसे ही चाइना से वापस लौटे हैं और अब पाकिस्तान 50 JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमानों को अधिग्रहण करने वाला है, जैसे कि मैंने आपको एक डिफेंस रिपोर्ट में भी बताया था, और ऐसा वो भारत के S-400 के खिलाफ करेगा। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि JF-17 फाइटर जेट में स्टील्थ क्षमता भी दी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान ये बात जानते हुए भी अनजान बन रहा है क्योंकि JF-17 में अभी भी रशियन RD-33 इंजन लगा हुआ है जो कि कई बार हादसों का शिकार भी हो जाते हैं और S-400 के सामने JF-17 ब्लॉक 3 की कल्पना करना तो आप समझ से परे समझे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास एक बहुस्तरीय रक्षा नेटवर्क है और भारत केवल S-400 पर भी डिपेंड नहीं है। और भारत के पास राफेल विमान है जो कि ISR रडार से लैस है और इसकी मैच्योर मिसाइल जो कि 140 से 160 किलोमीटर रेंज वाली है वो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसका मतलब साफ है कि JF-17 को पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आसमान से नीचे गिर गया। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास 160 किलोमीटर रेंज वाली मीडियम रेंज वाली सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM है और इसके साथ साथ आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, बहुत सारी चीजें। हालांकि पाकिस्तान खुद भी JF-17 लड़ाकू विमान के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। दोस्तों, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में उसने तिब्बतियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए चीनी PLA के जो रसोई होते हैं यानी कि कुक्स होते हैं और डॉक्टर्स हैं उन्हें तैनात किया है। और वहीं दूसरी तरफ चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी LAC के पास बुनियादी ढांचों का निर्माण और रखरखाव कर रही है। कहा जा रहा है कि चीन के ये जो रसोइये हैं वो तिब्बती लोगों को चीनी खाना बनाने के बारे में बताएंगे। यही नहीं, तिब्बत में अपने सैन्य विस्तार को बढ़ाने के लिए चीन ने कम से कम 5 होम स्टे वहां पर खोले हैं जो पश्चिमी थिएटर कमांड का हिस्सा है। इसके अलावा इन कमरों में टीवी, ऑक्सीजन जनरेटर और वाईफाई की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा गाँव में सप्ताह में 2 बार सेना के डॉक्टर आते हैं और इस क्षेत्र में गश्त कर रहे जवानों और बुजुर्गों की देखरेख करते हैं। उद्देश्य चाइना का साफ है कि स्थानीय तिब्बतियों के साथ संबंध बनाना और LAC पर गाँव को बसाकर उनका इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करना। एक बात तो तय है दोस्तों, किस तरीके से चाइना अपने भूमि कानून को मजबूत करने में लगा हुआ है और लगातार कुछ न कुछ अपडेट वहां से आ रहा है और ये बहुत बड़ा टेंशन का विषय भारत के लिए बनता जा रहा है। और भारत को यहाँ पर भी अब आम नागरिकों को बसाना होगा और उनको इसी तरीके की सुविधाएं देनी होगी। हालांकि ये काम आसान नहीं है, लेकिन सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए ऐसा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार चाइना अगर इस तरीके के दाव ठोकता रहेगा, गांव बसाता रहेगा, तो हमारा क्लेम करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, नेपाल की सरकार की एक रिपोर्ट लीक हुई है जिसमें कि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि चाइना ने नेपाल की जमीन पर कब्जा कर दिया है और ये पहली बार है जब नेपाल की ओर से क्षेत्र में चीनी हस्तक्षेप के आधिकारिक दावे किए गए हैं। हालांकि वहीं नेपाल की सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। नेपाली सरकार की ओर से इस मामले पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी नहीं आई है, जो आएगी भी नहीं, क्योंकि नेपाल जो चाइना की गोद में बैठा हुआ है वो कभी मानेगा ही नहीं कि चीन ने उसकी जमीन कब्जा ली है। और वहीं दूसरी तरफ नेपाल चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में लगा हुआ है। नेपाल और चीन के बीच की सीमा हिमालय के पहाड़ों के साथ लगभग 1400 किलोमीटर तक चलती है। 1960 के दशक की शुरुआत में दोनों देशों के बीच इसे लेकर कई तरीके के हस्ताक्षर और संधियां भी हुई थी। नेपाल ने संभावित चीनी अतिक्रमण की रिपोर्ट के बाद हुमला में एक कार्यबल भेजने का फैसला भी किया था। दरअसल कुछ लोगों ने दावा भी किया था कि चीन ने सीमा के नेपाली हिस्से में कई इमारतों का निर्माण किया था। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि चीनी सुरक्षा बलों के द्वारा निगरानी गतिविधियों ने लालुंग जोंग नाम के स्थान पर सीमा के नेपाली पक्ष पर धार्मिक गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि ये चीनी सीमा पर कैलाश पर्वत के निकट है। यही नहीं, चीन ने नेपाल के बॉर्डर पिलर के चारों ओर बाढ़ का निर्माण करना भी शुरू कर दिया है और नेपाली जमीन पर एक नहर और एक सड़क बनाने का भी प्रयास वो कर रहा है। साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि चीन की इंटेंशन इनरोचमेंट की है, जो कि अब नेपाल को समझ में तो आ रही है, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि उसने पिछले महीने अपना संचार उपग्रह इनसैट 4B को सफलतापूर्वक बंद कर दिया है और इनसैट 4B अपने जीवन के अंत में पहुंच गया था और इसने करीबन 14 सालों तक काम किया। इसके अलावा इसरो ने इसके सभी तरीके के मैन्युअलिटी योजनाओं की जांच भी की ताकि निकट भविष्य में किसी अन्य अंतरिक्ष वस्तु से इसका कोई टकराव का खतरा न हो। हालांकि इस उपग्रह का जीवन वर्ष 12 साल का था, लेकिन इसने 14 सालों तक काम किया। 3025 किलोग्रामी इनसैट 4B को 2007 में एरियन स्पेस रॉकेट एरियन 5 का इस्तेमाल करते हुए लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता है वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।